Hello and welcome to the channel. Today we will do section E of CBSE sample paper 24-25 of class 12 mathematics and the code is 041. So in this section E we are going to see case based questions. Alright, so there will be parts in each question. Okay. इससे पहले बेटा we have also seen all the sections A, B, C, D. Okay. MCQs we have seen 2 marker, 3 marker and 5 marker we have already seen. So agar if you haven't watched the videos, the link is there in the description box beta. Alright. So let's get started with today's video. Here is the first question. Ramesh, the owner of a sweet selling shop, purchased some rectangular cardboard sheets of dimension 25 by 40. मतलब हमारे पास ना एक कार्डबोर्ड है रेक्टेंगल शेप का, डायमेंशन दे रखी है 25-40. ठीक है, 25-40 ओके सेंटीमीटर में है. टू मेक कंटेनर पैकेट्स विदाउट टॉप, let x centimeter be length of the side of a square to be cut out from each corner to give that sheet the shape of a container by folding up the flaps. Okay, अब हुआ क्या बेटा कि यहां से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा स्क्वायर काटा, ठीक है, ऐसे फ्लैप्स बनाए और ऐसे करके हम लोग बॉक्स बनाते हैं. तुम लोगों ने ऐसे बॉक्स बनाए और जो फिर ये वाला पोर्शन है, जो बचा हुआ पोर्शन होता है ना बेटा, इसको ऊपर के लिए फोल्ड कर दो. मतलब ये जो पोर्शन है इसको ऊपर के लिए हम लोग फोल्ड कर देते हैं, ये पोर्शन इसको ऊपर के लिए फोल्ड कर दो, तो एक तरह से फ्लैप बन जाएगा ऐसे, तो ओपन बॉक्स बन जाता है ना. अगर तुमने नहीं किया तो अब तुम अभी घर पे भी कर सकते हो उसे. ठीक है, अब हमें बोला तो हमारी तरफ पे एक पास क्या बन जाएगा, बेसिकली क्यूबॉइड बन जाएगा बेटा. क्यूबॉइड समझ में आया कैसे बनता है ना. हमारे पास एक बॉक्स है, नॉर्मल एक बॉक्स होगा, बॉक्स में हमारा ऊपर वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ नीचे साइड में 4 साइड्स है और नीचे बेस. ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें हमारे पास क्यूबॉइड में कैसे रहेगा, देखो मैं तुम्हें यहाँ दिखाती हूँ. हमारे पास ना ऐसा बॉक्स होगा. ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. वेट, हाँ देखो ये बॉक्स है. अब इस बॉक्स में बेटा हमारे पास क्या होगा कि सिर्फ ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ये जो फ्लैप बताया ना, ये है वो फ्लैप जो एक्स है. ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स है. तो देखो अब हाइट कितनी रह जाएगी, हाइट हमारी एक्स हो जाएगी. अब जो बेटा लेंथ पहले पूरा का पूरा 40 था, लेकिन हमने एक्स इस साइड से काटा है ना, एक्स एक साइड से काटा है, एक्स दूसरे साइड से काटा है. तो अब उस एक्स एक्स को जो हमने काटा है हमने उसको ऊपर कर दिया है ना, तो अब एक्स तो उसकी साइड में नहीं बचा. सेम हमारे ब्रेथ में भी एक्स पार्ट चला गया, ऊपर से चला गया था, है ना. तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारे पास सी हमारे पास जो लेंथ बचा है वो कितना बचा है बेटा, ये बचा है हमारे पास. नाउ द लेंथ इज, देखो ये ऐसा करके कुछ बचा हुआ है, ये ऐसा स्क्वायर फ्लैप बनेगा, ऐसे कुछ होगा, है ना. और ये जो पार्ट है ये मैंने ऊपर फोल्ड कर दिया. ठीक है, अब देखो हमारे पास जो लेंथ बनेगा बचेगा बेटा, अगर ये साइड, ये क्या बोला था, ये एक्स है, ये भी एक्स है, स्क्वायर है तो सब एक्स एक्स है ना. अब देखो 40 में से इधर का चला गया और इधर का चला गया, तो क्या बचेगा 40 माइनस 2x. सेम बेटा 25 में से दोनों ऊपर नीचे गए तो 25 माइनस 2x. और जो ये हाइट है हमारी ये कितनी है, x. इसका मतलब मेरा लेंथ कितना है, 40 माइनस 2x सेंटीमीटर. जो मेरा ब्रेथ है बेटा वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 2x सेंटीमीटर. और हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, x. यहाँ तक समझ में आ गई. एक्सप्रेस v इन टर्म्स ऑफ x ओनली, तो ये तो बहुत सिंपल है. v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इज l इंटू बी इंटू एच, है ना. तो हम लोग, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ, v इज इक्वल्स टू l इंटू बी इंटू एच. तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 40 माइनस 2x, 25 माइनस 2x, और ये हो जाएगा हाइट बेटा हमारा हो जाएगा x. यहाँ तक बात क्लियर हो गई. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब. तो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया हमारे पास. अब आता है सेकंड. सेकंड में बोला है बेटा dv बाई dx निकालो, डिफरेंशिएट करो. तो डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इस x को ना हम अंदर ले जाते, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, इसके साथ कर दो चलो. तो v क्या बनेगा, 40 माइनस 2x, और ये बन जाएगा 25 x माइनस 2x स्क्वायर, यही बनेगा. अब इसमें u डॉट v, या तो तुम अंदर पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, या तो u डॉट v लगा लो. u डॉट v क्या होता है बेटा, u डॉट v इज इक्वल्स टू v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन में डैश लिख रही हूँ, प्लस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन. यही होता है. पहला एज इट इज मतलब एक एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरे को एज इट इज रखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो. ठीक है, v इज इक्वल्स dv बाई dx इज इक्वल्स टू, अब देखो u हम लोग किसी को ले लेते हैं यहाँ पे,
इस पहले वाले को u ले लो, दूसरे वाले को v ले लो, ठीक है। तो v एज इट इज 25x माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज, 40 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन, तो 40 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x का कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा, -2, x की पावर 1 है तो वो आगे आ जाएगी, 0 हो गया, प्लस 40 माइनस 2x एज इट इज, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 25x का हो जाएगा 25 और 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा। तो अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो चलो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 25 2 ज़ा 50 माइनस 50x, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 इंटू 25, 25 4 ज़ा 100, तो 1000 बन गया, माइनस 4 4 ज़ा 16, 160x हो गया, माइनस 50x हो गया, और प्लस 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर हो गया। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करो बेटा, जो भी हमारे पास सेम सेम है, देखो 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर, ठीक है। और ये -50 -50 माइनस 160 कितना हो जाएगा, ये 100 100 प्लस 160 260 माइनस 260, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1000, तो हमारे पास ये बन जाएगा, इसे ये dv बाई डी एक्स है, dv बाई डी एक्स, ठीक। तो यहाँ से dv बाई डी एक्स आ गया। एक बारी कैलकुलेशन और देख लेते हैं, 40 माइनस 2x 25 माइनस 2x, तो ये बन जाएगा 25x माइनस 2x स्क्वायर, 40 माइनस 2x को हमने लिखा -2, 25x माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज, 25 2 ज़ा 50 और ये 2 2 ज़ा 4 प्लस 4x स्क्वायर, ये हमने 25x का किया 25 और इसका किया -4x, 40 इंटू 25, 25 4 ज़ा 100 होता है, एक जीरो लग जाएगा, माइनस 160 x माइनस 25 2 ज़ा 50 माइनस x, 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर 12 होता है, 50 50 100 होता है, 100 प्लस 160 260 होता है, ओके, ये है 1000, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा आ गया dv बाई डी एक्स, हमें क्या बोला हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फॉलोइंग, सॉरी द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम। अब बेटा हमें मैक्सिमम निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो dv बाई डी एक्स क्या कर देंगे, इक्वल टू 0, तो 12x स्क्वायर माइनस 260 प्लस 1000 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, ये किसी के टेबल में 2 के टेबल में आ जाएगा या 4 के टेबल में मिल जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, ये x है, x, और 4 2 ज़ा 8 250, ऐसे कुछ बनेगा, है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मतलब इसको हमें मिडिल टर्म करना पड़ेगा, तो मिडिल टर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 इंटू 3, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी हम कर सकते हैं बेटा, कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज में करूँ, 3x स्क्वायर माइनस क्या था 65x, 65x, और क्या है हमारे पास 250, 250 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला कर सकते हैं, कैसे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे तो मिडिल टर्म भी कर सकते हो तुम लोग, अपॉन 2 है, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस 65 प्लस माइनस रूट ओवर 65 का स्क्वायर होता है बेटा 7 6 42 और 225 माइनस 4ac, 4 कितना हो गया 250 इंटू 4, 1000 हो जाएगा, 1000 इंटू 3, 3000 अपॉन 2 है, 2 इंटू 3 6 हो गया, तो कितना बनेगा, x इज इक्वल्स टू 65 प्लस माइनस ये कितना होगा 1225, और 1225 होता है बेटा 35 का स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 अपॉन 6, तो क्या बन जाएगा बेटे, इसके दो बनेंगे, एक तो बनेगा 65 प्लस 35 अपॉन 6, और एक बनेगा 65 माइनस 35 अपॉन 6, 6 3 9 10 100 बाई 6, और ये बन जाएगा हमारे पास 5 20 बाई 6, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 50 बाई 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 ज़ा 2 10 ज़ा 20 2 3 ज़ा 6 10 बाई 3, तो इसके आंसर आ जाएंगे हमारे पास कितना 10 बाई 3 और 50 बाई 3, ठीक है।
एक बारी और देख लेते हैं। अच्छा नहीं, सॉरी माइनस गलत किया ना मैंने, 20 नहीं 30 आएगा ना बेटा, सॉरी 35 और ये 30, 6 5 से 30। तो बस x की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, 50/3 और 5। इनमें से कुछ भी हो सकता है हमारे पास, है ना। दो x की वैल्यूज हैं, x की वैल्यू 50/3। हमें क्या क्वेश्चन में बोला है बेटा कि हमें निकालना है मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, d²v/dx², d²v/dx²। अब उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो बेटा, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 2 बनेगा -65। अब अगर x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 50/3 और 5। ये चेक करना है हम लोगों ने कि हमारे पास, देखो हमें मैक्सिमम चाहिए, तो अगर मैं चेक करूं एट 50/3, x इज इक्वल टू 50/3, तो यहाँ पे चेक करूंगी तो कितना बनेगा, 6 × 50/3 -65। तो 3 2 6, ये तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। और ये दूसरा देखो, एट x इज इक्वल टू 5, 5 करेंगे तो क्या बनेगा, 6 5 30 -65। तो ये तो नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आंसर आया ना हमारे पास, नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब हो गया मैक्सिमम। तो हमारा मैक्सिमम किस पे आ रहा है, एट x इज इक्वल टू 5 पे मैक्सिमम आ रहा है। सो एट x इक्वल टू 5 वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू, नेगेटिव आ रहा है तो, ठीक है। अब हमें एक और पार्ट बोला हुआ है बेटा, चेक वेदर v हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 65/6। ओके, तो 65/6 में हमारा इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है। अब देखो बहुत ही सिंपल है, हमें बोला d²v/dx², हमारे पास कितना आ रखा है बेटा, 6x - 65, है ना। एक चीज चेक करो, एट एट x इज इक्वल्स टू 65/6। ये तो यहाँ से देखो, अगर मैं पुट करूंगी तो b डबल डैश लिख रही हूँ मैं, क्या बनेगा 0। 6 × 65/6 - 65 क्या बनेगा 0। अगर x की वैल्यू 65/6 से कम डालती हूँ, ठीक है, तो लेट ले लो x की वैल्यू कम, कम मतलब इससे कम, सपोज मैंने क्या लिया, ये कितना होगा 10 पॉइंट समथिंग, ऐसे ले लो 64/6 लो, कम हो गया। अगर मैं कम लूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 64/6 - 65। देखो नेगेटिव आंसर आया, है ना, जितना भी आया नेगेटिव आया। और अगर एक ज्यादा ले लो, 66/6 ले लो, तो ये बनेगा 6 × 66/6। अब तुम बोलोगे 66 तो कट रहा है, काटना नहीं, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि बड़ा वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। ये देखो ये पॉजिटिव, देखो उससे कम वाली में नेगेटिव आ रहा है, उससे ज्यादा वाली में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर जो वैल्यू है उससे कम वाले में कोई भी वैल्यू चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव है, लेकिन चेंज होता है, उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ तक सब बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन। आई नो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि बहुत बड़े क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस में ही बड़े, बट कॉन्सेप्ट देखो बहुत छोटे छोटी चीजें हैं इसमें, है ना। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन पीछे में ज्यादा थी, बट चलो। An organization conducted bike race under different categories, boys and girls. In all, there were 250 participants. Okay. Among all of them, finally, 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. ठीक है, हम लोगों ने बाइक रेस के लिए पार्टिसिपेंट्स निकाले हैं, 250 हैं वहां पे। फिर उनमें से हम लोगों ने कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में डाले, कैटेगरी 1 में 3 सेलेक्ट किए, कैटेगरी 2 में 2 सेलेक्ट किए। अब रवि ने ग्रुप मतलब सेट फॉर्म किया, एक बी का एक जी का। तो बी बेसिकली, बी में B1 B2 B3 है, और जी में G1 G2 है। बी मतलब सेट ऑफ बॉयज है, जी मतलब सेट ऑफ गर्ल्स है। Now Ravi decides to explore these sets for various type of relations and function. अब question relation and function का है basically. देखो क्या, on the basis of the above information you have to answer. Ravi wishes to form the relations possible from B to G. B से G में कितने relation बनेंगे बेटा? How many such relations are possible? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है हाउ मेनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर बता रही हूँ, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, 2 की पावर कितने नंबर ऑफ हमारे पास बॉयज हैं इनटू कितने नंबर ऑफ हमारे पास गर्ल्स है, तो कितना हो जाएगा 3 × 2, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इज 32, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। नाउ दी फाइंड द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस। बेटा इक्विवेलेंस का मतलब होता है जो हमारे पास, इक्विवेलेंस का क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंस मतलब जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो।
ट्रांजिटिव भी हो। अभी होता क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव मीन्स अगर जैसे सपोज ए है, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू और सेट, कोई भी सेट हमारा होना चाहिए उसमें, कोई भी सेट, लेट्स सपोज मैंने अभी सेट ए ले रही हूँ, कुछ भी सेट ले रही हूँ, तो ए कोमा ए शुड बिलोंग्स टू जो भी हमारा सेट है, ठीक है। या सेट को मैं अभी फिलहाल के लिए एस ले रही हूँ बेटा, अभी हम बाद में वो देखेंगे, मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि जैसे 1,1, 2,2, 3,3 ये रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्शन समझो ना, तुम्हारा रिफ्लेक्शन सेम तुम्हारी तरह ही तो होगा, है ना। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव इज रिफ्लेक्शन। सिमेट्रिक का मतलब, सिमेट्री क्या होता है बेटा? सेम, एक जितना इधर उतना ही सेम इधर, मतलब लेफ्ट राइट वाला सेम होगा, है ना। तो या फिर अप डाउन वाला सेम होगा सिमेट्री में। तो देखो ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, देन इट शुड इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू एस, तो ये सिमेट्रिक होता है। और ट्रांजिटिव क्या होता है बेटा? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, मतलब अगर सपोज 1 2 है, वो एस से एस में है, 2 3 भी एस में है, तो 1 3 भी एस में होना चाहिए, ए सी भी एस में होना ही चाहिए। समझ में आया? अब हमें बोला है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस बताना है, तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस बताना है बेटा, तो उसके लिए हम कैसे बताएंगे सेकंड का? देखो जी के लिए, तो जी में हमारे पास क्या है? जी में है G1 और G2, तो इक्विवेलेंस आ जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंस स्मॉलेस्ट बोला है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो क्या बन जाएगा? G1 एंड G2 बस। क्यों? क्योंकि हमें क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि सेम सेम होना चाहिए, तो सेम सेम है दोनों है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री, सिमेट्री में देखो हमें ये बोला कि उल्टा होना चाहिए, जीवन, अगर ये वाला जीवन पहले लिखो चाहे ये वाला जीवन पहले लिखो और ऊपर आगे पीछे करो तो भी सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में तो ये बोला जाता है ना कि अगर ये इससे जैसा है और अगर ये दोनों सेम है तब जाके हम तीसरा लेंगे, जब ये सेम ही नहीं है तो फिर हम तीसरा ले ही नहीं पाएंगे, तो अपने आप ही ट्रांजिटिव हो गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वाला क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ तक बात क्लियर? अब आते हैं थर्ड पे, ठीक है। रवि डिफाइंस अ रिलेशन बी टू बी एज R1 इज टू B1 B2 B2 B1। देखो रवि ने एक रिलेशन बनाया, उसमें उसने बोला कि मैं B1 B2 डालूंगा, B1 B2 डालूंगा और B2 B1 डालूंगा। अब रवि चाहता है राइट द मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड इन R1 so that it becomes reflexive but not symmetric। अच्छा इसका ए पार्ट देखो, हमें बोला कि रिफ्लेक्सिव बन जाए पर सिमेट्रिक ना बने। अब रिफ्लेक्सिव बन जाए उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा बेटा? खुद ही सोचो। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम सेम, तो मैं डाल देती हूँ B1 B1 और B2 B2, मैंने रिफ्लेक्सिव बना दिया, है ना। अब हमें बोला है सिमेट्रिक ना बने, तो सिमेट्रिक ना बने उसके लिए हमारे पास क्या बनना चाहिए बेटा? देखो, अच्छा ये बी से बना रहा है ना वो, तो B3 भी तो है हमारे पास, तो B3 भी तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो हमें बोला सिमेट्रिक ना बने, तो अगर B1 B2 है तो B2 B1 भी है, ये तो सिमेट्रिक हो गया, उल्टा है हमारे पास। तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर लो, तुम B1 B3 ऐड कर लो, पर एक ही ऐड करो, फिर बाकी ऐड मत करो। B1 B3 ऐड कर लो, तुम्हें B1 B3 ऐड नहीं करना, B2 B3 ऐड कर लो, बट एक ऐड करोगे, ठीक है। B3 B2 ऐड कर लो, B3 B1 ऐड कर लो, मतलब इसका उल्टा ऐड करो, मतलब कोई एक ऐड करोगे उसके अलावा ऐड नहीं करोगे। तो ये हमारे पास एक मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर है जो कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव तुम्हें दिख गया, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? इसका तो है पेयर लेकिन B1 B3 का नहीं है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही मतलब अगर एक का है तो हम सिमेट्रिक मानेंगे, नहीं, सबका होना चाहिए, ठीक है। ए पार्ट डन। अब आते हैं हम लोग बी पार्ट में। बी पार्ट में हमें बोला है बेटा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो R1 फिर से लिख लो, B1 B2 B1 B2 और B2 B1 हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें बोला पहले तो रिफ्लेक्सिव, जैसे ही उसने रिफ्लेक्सिव बोला हमारे दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि B1 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 B2 B2 और B3 B3, ये होना चाहिए, है ना। अब हमारे पास क्या नहीं, मतलब देखो सिमेट्रिक होना चाहिए, हम ये समझ गए कि सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? B1 B2 अगर मेरे पास है और तो B2 B1 B2 है तो B2 B1 भी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, है ना। तो अगर मेरे पास मैं यहाँ पर कुछ ऐड करूँ, सपोज मैंने B2 B3 ऐड किया, B2 B3 ऐड किया, ठीक है, और तो B3 B2 भी ऐड करना पड़ेगा, B3 B2 भी ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड कर दिया। अब एक चीज देखो, ये सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव है कि नहीं है, चेक करें। B1 B2, ठीक है, और B2 B3, B1 B2 और B2 B3, देखो ये सेम है, B1 B2
और इस B2 का सेम B2 यहाँ है B3, तो इसका मतलब B1 B3 भी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। कहीं दिख रहा है B1 B3? नहीं है, तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब लास्ट आता है, if the track of a final race follows the curve x square is equal to 4y, x between 0 to 20 root 2 and y between 0 to 200, then state whether the track represent 1 1 or onto function or not. Okay, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, हमें बताना है 1 1 या onto है कि नहीं है। अब देखो बेटा, एक सेकेंड यहीं पे कर देती हूँ, है ना। देखो इधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड का और पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, y का मतलब होता है फंक्शन, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 4, यही बनेगा, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं 1 1 के लिए, 1 1 के लिए हम बोलते हैं इफ एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, देन x1 शुड बी इक्वल्स टू x2। अगर फंक्शन x1 का x2 फंक्शन x2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पुट करते हैं, तो ये बनेगा मेरा एफ एक्स वन क्या बनेगा बेटा, मतलब x की जगह पे x1 स्क्वायर बाई 4 डालो, और एफ x2 क्या बनेगा, x2 स्क्वायर बाई 4 डालो, दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या बनेगा, x1 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 गया, तो बेसिकली ये क्या बना, x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, ये तो दो वैल्यूज आ गई, मतलब x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2, x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2। बट देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि जो हमारे पास नंबर x है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 रूट 20 रूट 2, मतलब x1 की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, तो ये वाले तो डिस्कार्ड हो गया, तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या बन गया, 1 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमें ये भी तो चेक करना है हमारा डोमेन क्या दे रखा है ना, हमारा डोमेन तो पॉजिटिव था, तो नेगेटिव तो कोई वैल्यू होगी नहीं, ठीक है, ठीक है, तो ये 1 1 बन जाएगा। अच्छा अगर नहीं होता, सपोज यहाँ पे नेगेटिव भी होता तो ये 1 1 नहीं बनता, ठीक। अब आते हैं हमारा ऑन टू पे, ऑन टू पे देखो क्या करना है हम लोगों ने, ऑन टू में हमारे पास क्या बनेगा, ये y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे रखी है हमको, ये दे रखी है 0 से लेकर 200 तक, ठीक है। तो और यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसमें अगर x की वैल्यू निकालूं तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 ऑफ y, अंडर रूट नहीं, अंडर रूट 2 ऑफ y नहीं, 2 ऑफ अंडर रूट y, एक सेकेंड, 2 ऑफ अंडर रूट y, है ना। अब फंक्शन में पुट कर दो बेटा, देखो मेरा फंक्शन क्या था, मेरा फंक्शन था एक्स स्क्वायर बाई 4, अगर मैं x की जगह पे ये पुट कर दूं रूट 2 y वाला, तो ये कितना बन जाएगा, 2 रूट y वाला, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू वाई अपॉन 4, 4 से 4 गया, देखो आंसर आ गया सेम, सेम आया, इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू फंक्शन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, Arka bought 2 kgs of birds. Cage 1 contains 5 parrots and 1 owl, and cage 2 contains 6 parrots. One day, Arka forgot to lock both cages. अच्छा देखो, अर्का एक बच्चा है, उसने एक केज में, 2 केजेस है हमारे पास, है ना, केज 1 केज 2, क्या बोला हुआ है हमारे पास केज में, इस केज 1 में 5 पैरेट है और एक आउल है, इसमें हमारे पास 6 पैरेट्स हैं बस, तो एक दिन वो लॉक करना भूल गया, ओके। देन 2 बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केज 1, 2 बर्ड यहाँ से यहाँ गई, एंड देन 2 बर्ड्स फ्लू बैक फ्रॉम केज 2 टू केज 1, 2 बर्ड यहाँ से यहाँ आई, जब 2 बर्ड वहां से वहां पहुंची उसके बाद 2 बर्ड यहाँ से यहाँ गई। अज्यूम दैट ऑल दी बर्ड्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ फ्लाइंग, मतलब सब कोई भी बर्ड जा सकता है, बेसिकली ये आउल है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन क्या है, when 2 birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 birds flew from cage 2 to cage 1, then the probability that owl is still in the cage 1। अच्छा पहले तो ये बोला कि 2 बर्ड यहाँ से यहाँ गई, 2 बर्ड यहाँ से आई, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि आउल इसी में है, आउल फर्स्ट में ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बेटा इसमें ना 3 केसेस बनेंगे,
3 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या है? पहला केस कि मेरे पास एक पैरेट गया और एक आउल गया, ठीक है। कहाँ से गया? केज 1 से गया केज 2 पे, केज 2 में, और यहां से भी एक पैरेट और एक आउल गया केज 1 में। कौन सा पैरेट कौन सा आउल ये नहीं छोड़ो, ये छोड़ दो, बस ये देखो कि एक पैरेट गया एक आउल गया और यहाँ से भी एक पैरेट एक आउल आया, यही केस बनेगा। तो अब एक चीज देखो, अगर एक पैरेट गया और एक आउल गया तो कितने में से पैरेट गया बेटा? हाउ मेनी पैरेट्स वर देयर? 5। तो 5 में से मुझे एक पैरेट को सेलेक्ट करना था, तो कॉम्बिनेशन, और एक आउल तो 1C1, चाहे 1 ही लिख दो। ये तुम्हारा केज 1 का है। अच्छा, अब अगर एक पैरेट यहाँ आ गया, एक पैरेट यहाँ आ गया, तो अब कितने पैरेट बच गए बेटा? कितने बन गए यहाँ पे? 7 पैरेट हैं। इन सातों में से कोई भी जा सकता है, तो ये बनेगा 7C1 इंटू, आउल तो एक ही है तो 1C1। ये समझ में आ गया? ये पैरेट है, ये आउल है, ये पैरेट है, ये आउल है, ये फर्स्ट केस सेकंड केस, ये तो मल्टीप्लाई में होंगे। ये समझ में आ गया है ना? इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? देखो बेटा, 5C1 क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। n होता है टोटल नंबर ऑफ वेज और r होता है जितने हमें चाहिए, ठीक। अब NCR तो n है हमारे पास 5, r है हमारे पास 1, तो कितना बनेगा? देखो 5 फैक्टोरियल, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, बचा कितना? 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। 1C1 तो 1 ही होता है, मल्टीप्लाइड बाय 7C1। बेटा एक चीज याद रखना कि किसी का भी C1 1 आ रहा है ना, तो सेम ही नंबर आता है। तो 7C1 कितना आएगा? 7, और 1C1 कितना आएगा? 1। तो 7 5 हो गया 35। केस 1 का आंसर हमारे पास आ गया 35, ठीक है। अभी तो ये केस 1 है, अभी हमें तीन केस निकालने हैं। 3 केस कौन कौन से होंगे? देखो, अब ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में हमें बोला हुआ, मतलब हम कंज्यूम क्या करेंगे कि कि क्या करते हैं कि एक पैरेट और एक आउल था मतलब गए, लेकिन वापस सिर्फ 2 पैरेट आए, मतलब आउल वहीं रह गया, है ना? ये भी तो हो सकता है। एक पैरेट और आउल गए, लेकिन पैरेट 2 पैरेट वापस आए, तो ये केज 1 से केज 2 में गए। तो केज 1 से एक पैरेट गया तो क्या हो जाएगा? 5C1 फिर से, एक आउल गया तो 1C1 फिर से। लेकिन केज 2 में हमारे पास 2 के 2 पैरेट आए, तो एक पैरेट गया था तो कितना हो जाएंगे वहां पे? 7 7, और ये हो जाएगा C2, यहाँ पे 7 पैरेट हो गए, 7C2। आउल तो आया ही नहीं वापस, है ना? तो कितना बन गया बेटा? 5C1 इंटू 7C1, तो ये तो 5 होगा इंटू 1। अच्छा, 7C2 को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 कितना होता है? 5 फैक्टोरियल। अब 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। देखो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही हुआ, है ना? तो 5 से 5 गया, 2 3 6, तो कितना आंसर आ गया? 21। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 5 1 5, 5 2 10, 105। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पोर्शन में। थर्ड पार्ट हमें बोला हुआ है, मतलब थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज में करो। थर्ड केस में है, एक 2 पैरेट गए, 2 पैरेट गए और 2 पैरेट वापस आए, फिर तो आउल आ ही नहीं सकता, कोई भी चांस नहीं है कि आउल आने का, है ना? तो 2 पैरेट गए, तो कितने पैरेट में से 5C2 हुआ, और ये कितना हो जाएगा? वहां पे 2 चले गए तो 6 थे, 2 हो गए तो 8C2, है ना? तो ये कितना बनेगा? 5 फैक्टोरियल, क्या 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। ये बन जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। 8 हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल चाहे 2 ही लिख लो, 2 इंटू 1 ही तो करना है, और 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 गया, 3 से 3 गया, 2 2 जा 4 गया, कितना बचेगा बेटा? 8 5 जा 40 इंटू 7, 280। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला? ये तो टोटल है, तो टोटल वेज कितने हुए बेटा मेरे? टोटल वेज देखो, टोटल वेज हुए मेरे 280, प्लस पीछे कितना था हमारे पास? 105 और 35, 105 और 35, कितना हुआ? 5 5 10, 3 8 1 9 प्लस 3 12,
1 2 2 1 3 4 420 टोटल वेज हमारे पास 420 वे। अब देखो ये तो हमारे पास टोटल वेज हो गए 420। अब हमें बोला हुआ है जिसमें आउल फर्स्ट केज में ही है। अब ढूंढो आउल फर्स्ट केज में ही कहाँ पर है। आउल फर्स्ट केज में है हमारे पास, देखो इसमें आउल वापस आ गया था, है ना। आउल फर्स्ट केज में है केस 1 में, इसमें आउल हमारे पास रह रखा है। तो आउल फर्स्ट केज में है 35 वाले में, और इसमें तो आउल आया ही नहीं वापस, आउल यहीं रह गया, है ना। फर्स्ट में आया ही नहीं तो इसमें तो नहीं होगा। इसमें देखो आउल गया ही नहीं था, आउल गया ही नहीं तो आउल वही है, यही है। तो ये वाला केस, तो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है कि आउल यही है, तो उसका क्या हो जाएगा 280 प्लस 35, 280 प्लस 35 अपॉन 420 कितना हो जाएगा बेटा ये 5 8 11 और 315 अपॉन 420। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20। बस हो गया। 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। ठीक है, 3 नहीं 21/28। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या। 7 7 3 जा 21, 7 4 जा 20। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/4। दैट्स इट। अब आते हैं सेकंड पार्ट, देखो ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें बोला है व्हेन 2 बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2 एंड 2 बर्ड्स फ्लू बैक फ्रॉम केज 2 टू केज 1, द आउल इज स्टिल सीन इन केज 1। ये हमें क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है बेटा, ये कंडीशन, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 पैरेट एंड 1 आउल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। हमें बोला वो प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें एक पैरेट और एक आउल फ्लू हुआ। अब देखो एक पैरेट और एक आउल कहाँ फ्लू हुआ बेटा हमारा, ढूंढो उसमें। ये तो बहुत ही सिंपल है, एक पैरेट और एक आउल, एक पैरेट और एक आउल इसमें गया था, एक पैरेट और एक आउल इसमें गया था। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है बेटा, हमारी कंडीशन है कि आउल वहीं रह गया, आउल फर्स्ट उसमें ही रह गया, है ना। तो अगर आउल फर्स्ट में रह गया मतलब आउल वाप इसमें नहीं आया क्या बोलते हैं, देखो इसमें तो आउल हमारे पास था ही नहीं, है ना। आउल वहां गया और वहीं रह गया। तो आउल एक पैरेट और एक गया, आउल गया, ये समझ में आ गया, एक पैरेट और आउल गया, ठीक है। और आउल फर्स्ट में ही रह गया तो 35 हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमारे पास जो अभी हमने निकाला कितना, कि जो 315 था ये क्या निकाला हमने, 315 का मतलब हुआ जो हमारे पास टोटल है, टोटल क्या है हमारे पास कि 315 का मतलब है जो जिसमें हमारा आउल फर्स्ट उसमें था, आउल हमारा, देखो हमारे पास कंडीशन क्या है कि आउल इज स्टिल सीन इन द केज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जिसमें आउल हमें हमारा फर्स्ट में ही दिख रहा है, तो कंडीशन में कितना आ जाएगा 315, टोटल में 315 जिसमें आउल फर्स्ट में ही दिख रहा है। और हमें बोला हुआ है कि कितने हैं, देखो एक पैरेट और एक आउल गया तो कितना हुआ 35, तो 35 अपॉन 350, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 7 9 जा 63, तो 1/9, आंसर इज 1/9। दैट्स इट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। पूरा पूरा सैम्पल पेपर खत्म हो गया बेटा। आई हैव अपलोडेड एवरीथिंग। नाउ आई विल गोइंग टू अपलोड प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर एंड लास्ट ईयर सैम्पल पेपर ऑल्सो। एक बारी पहले इसको बहुत अच्छे से देख लो, उसके बाद हमारा प्रीवियस जो प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर था वो देखना स्टार्ट कर देना। Alright, so thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.